गिनी मिनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिनी और मैं हूँ मिनी और स्वागत है आपका गिनी मिनी कहानियाँ पर। तो क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? कोरोना वायरस ने कई देशों में मचाया हाहाकार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन और भुखमरी के कारण मजदूरों ने पकड़ा अपने घर का रास्ता। ट्रेन, बस सभी बंद होने के कारण कैसे घर वापसी कर पाएगा प्रवासी मजदूर? या अल्लाह, इन बेचारों की मदद के लिए कोई तो तेरा नेक बंदा होगा। ये है बाबूलाल और उसका परिवार। महामारी और भुखमरी से बचने के लिए वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। कई दिनों से वो पैदल ही सफर कर रहे हैं। सुनो जी, हम अपने परिवार को लेकर कब तक क्यों भागेंगे? पता नहीं मीरा, यहाँ शहर में काम बंद है, महामारी बढ़ रही है। एक तो हम भुखमरी से मर जाएंगे, नहीं तो ये कोरोना वायरस से मर जाएंगे। पर हमारा गांव अभी यहाँ से कुछ 600 किलोमीटर दूर होगा। ये हालत में हम कैसे घर जा पाएंगे? हमका बस एक तो बार मरने से पहले अपनी माँ से मिलना है। यहाँ लावारिस मरने से तो अच्छा है कि हम अपने गांव की मिट्टी में जाकर हमेशा के लिए मिल जाऊं। बाबा, पुलिस की गाड़ी का आवाज। चलो चलो चलो, वो घर के पीछे छुपते हैं। पुलिस गाड़ी की आवाज सुनते ही बाबूलाल का परिवार फिर से एक छोटे से घर के पीछे छुप जाता है। बाबू उस घर के अंदर चुपके से देखता है। देश में मरीजों की संख्या इतनी बड़ी है कि अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण कोरोना पीड़ितों की दिन रात जान जा रही है और जरूरत की दवा, इंजेक्शन बिक रहे हैं 10 गुने दाम पर। हे भगवान, अमीर लोगन की हालत है तो हम जैसन गरीबों का अब का होगा? कौन करेगा हमारी मदद? बाबा बाबा, पुलिस चली गई। तीनों की आवाज सुनकर बाबूलाल वापस अपने परिवार को लेके सड़क पर भागने लगता है। बाबूलाल जैसे कई मजदूर लोग अपने घर वापसी के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्तों में तो कई लोग भुखमरी या फिर महामारी से मर भी रहे थे। बाबा, हमको बहुत भूख लगी है और अब इससे आगे नहीं चल सकता हूँ। हमरे पैरन में दर्द हो रहा है। तीनों की हालत देख बाबूलाल और उसका परिवार एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बाबूलाल दीनू के पैरों को देखता है। उसके पैरों में छाले पड़े थे। अरे, इसके पैरों में तो छाले पड़े हैं। माँ, बहुत दर्द कर रहा है पैर। अब माँ और आगे नहीं चल सकता। हमको भूख लगी, माँ कच्चू खाने को दो। मीरा अपनी गठरी खोलती है। उसमें खाने के लिए कुछ नहीं होता। बाबू सारी बात जानता था, इसलिए वो दोनों दीनू को झूठी तसल्ली देते हैं। बेटा दीनू, हमरे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुमका अपने कंधे पर ले चलता हूँ। और थोड़ी दूर चलो, वहाँ एक बहुत अच्छी खाने की दुकान है। हाँ बिटुआ, हम सब वहाँ मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, दीनू उनकी बात मान जाता है और सब परिवार फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मुफ्त में खाना बांटने वाला मिलता है, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ होती है। लागत है कोई भला आदमी वहाँ खाना बांट रहा है। हाँ जी, जाओ जल्दी से हमरा बच्चों को कछु खिला कर लाओ। बाबूलाल दीनू को अपने कंधों से उतारकर भागते हुए खाना लेने जाता है। भीड़ में किसी तरह बाबूलाल खाने के कुछ पैकेट ले लेता है। फिर सब परिवार वो खाना खाकर वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। रात में वो एक जगह पर अपना बसेरा कर लेते हैं। अरे मीरा, लागत है हमरे पैरों में भी छाले पड़ गए, उसमें से भी खून निकल रहा है। मीरा वो देखकर अपनी गठरी से साड़ी निकालती है। उसके कुछ हिस्सों को फाड़कर वो अपने पति के पैरों में बांध देती है। तीनू और अनु सो जाते हैं, लेकिन बाबूलाल और मीरा को नींद नहीं आती। देर रात बाद बाबूलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हमरा बदन ना थोड़ा दर्द कर रहा है। हाँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी। हाँ, लागत है वो पैरन के छालों की वजह से हो गया होगा। मीरा और बाबू दोनों रात भर सो नहीं पाते। सुबह पूरा परिवार फिर से उठकर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद बाबूलाल की हालत और खराब हो जाती है। हमका बहुत सी थकान हो रही है अब, और अब तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो फिर हम थोड़ा फिर से आराम कर लेते हैं जी। बाबूलाल का परिवार एक चर्च के पास रुक जाते हैं। वहाँ एक महिला कर्मचारी होती है। वो दूर से ही बाबूलाल और उसके परिवार को देखकर न जाने किसको फोन करती है।
हाँ, एक प्रवासी मजदूर का परिवार लग रहा है। जी हाँ, वो चर्च के पास ही हैं। आप जल्द यहाँ आ जाएं। चर्च के पास बाबू का परिवार आराम करने लगता है। दोनों बच्चे भूखे होते हैं, लेकिन अपने पिताजी की हालत देखकर वो कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक मीरा की भी तबीयत बिगड़ जाती है। सुनिए जी, हमका भी कछु अजीब सा हो रहा है। लागत है हमका भी बुखार चढ़ने लगा है। अब मीरा और बाबूलाल दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। ना वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही उठने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। बाबा उठिए ना, क्या हुआ आपको? हमको अपने गांव जाना है ना। चलो चलो जल्दी, नहीं तो पुलिस आई तो हमका डंडा मारेगी बाबा। हाँ बाबा चलिए उठे ना, चलते हैं। अब हम अपना गांव जाकर ही रुकेंगे, चलिए। हाँ बाबा, और हम अब कछु खाने को भी नहीं मांगेंगे। माँ चलो आप तो कछु बोलो बाबा को। अपने छोटे बच्चों की हालत देखकर और कोरोना के डर के कारण दोनों अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये देखकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा 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 बाबा बाबा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, तो अब हम आपके कंधे पर नहीं बैठूंगा। अब आप हमरे कंधे पर बैठ जाओ बाबा। पर चलो बाबा, हम अपने गांव चलते हैं बाबा। माँ आप तो कुछ बोलो माँ। हे भगवान, अब हम किससे मदद मांगे? कौन हमारी मदद करेगा? दीदी, हमारे माँ बाबा को कछु हुआ तो हम अनाथ हो जाएंगे ना। हमारा क्या होगा दीदी? अब कौन हमारी मदद करेगा? दोनों बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं। उतने में वहाँ एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और बोलता है, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। बच्चे सोनू सूद जी को देखकर रोना बंद कर देते हैं और उन्हें सब हकीकत बताने लगते हैं। उनकी एक टीम मीरा और बाबू को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मीरा और बाबू को कोरोना हुआ है। फिर डॉक्टर रिपोर्ट के साथ कुछ जरूरी बातें बोलते हैं। देखिए, इन्हें जल्द से ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन के डोजेस की जरूरत है। लेकिन ये सब हम कहाँ से लाए डॉक्टर साहब? और हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। बेटा फिक्र मत करो, वो मुझे बता रहे हैं, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ऑक्सीजन के साथ दवा और इंजेक्शन का पूरा इंतजाम सोनू सूद जी की टीम कर देती है। तीनों और अनु को साफ सुथरे कपड़ों के साथ भरपेट खाने को भी मिलता है। टीम, हमें पूरी सुरक्षा के साथ हर मजदूर को उनके घर वापस पहुंचाना है। खाने पीने का सामान साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। सोनू सूद जी और उनकी सारी टीम दिन रात गरीब मजदूरों की मदद करने में जुट जाती है। कहीं वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कहीं महंगी दवाई वो मुफ्त में देकर गरीबों की जान बचा रहे थे। उनके पास आने वाले हर एक इंसान की वो कुछ ना कुछ मदद करते थे। और यहाँ हॉस्पिटल में मीरा और बाबूलाल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। साहिब, हमारी मदद करने की खातिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिब। अरे नहीं, कोई नहीं। आप अपने गांव जा रहे हैं ना? हाँ, पर तो अब आप लोग पैदल यात्रा नहीं करेंगे। हमारी गाड़ियां आपको सही सलामत आपके गांव तक पहुंचा देंगी। सोनू सूद जी की मदद से 4 दिन बाद बाबूलाल और उसका परिवार अपने गांव वापस जा पहुंचता है। बाबू की बूढ़ी माँ बड़ी ही खुश हो जाती है और सोनू सूद जी को एक वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन धन्यवाद देती हैं। सोनू बेटा, तुम्हारे कारण मेरा बेटा और उसका परिवार आज घर वापस आया है। तुम मसीहा हो। भगवान तुमका हमेशा सलामत रखे। आज तुम ना होते तो जय बूढ़ी माँ बेसहारा हो जाती। अरे नहीं माता जी, हम सब भी आप ही के बेटे जैसे हैं, और हमारे होते आप बेसहारा कैसे हो सकती हैं? सोनू सूद जी की मदद से कई गरीब मजदूर अपने गांव, अपने परिवार के पास सुरक्षित वापस आए थे। उन्होंने कई गरीब लोगों को वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरती दवाई मुफ्त में देकर जान बचाई थी। उसी तरह बाबूलाल का परिवार भी अपने गांव सुरक्षित आया था और अब सब मिलकर अपने घर में बैठकर न्यूज देख रहे हैं। जी हाँ, गरीब मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद, जिन्होंने कई जिंदगियां बचाई, गरीबों का मुफ्त में इलाज करवाया। इस लॉकडाउन में भी मजदूरों को अपने गांव वापस भेजा। उसी के साथ सोनू सूद करेंगे अब गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी मदद।
जी हाँ, आज भी इस मसीहा की गरीबों को मदद जारी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोनू सूद जी जैसे ही मसीहा बनकर अगर हम सब भी जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो हम जल्द ही ऐसी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।